नमस्ते, वेलकम टू फैंटम दास्तान। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, बॉय इन द बॉक्स। नमस्ते। और ये दास्तान है एक ऐसे राज की, एक ऐसी पहेली की जिसने फिलाडेल्फिया शहर को दशकों तक अपने घेरे में रखा। 65 साल। 65 साल सोच के भी अजीब लगता है। एक छोटा बच्चा जिसका कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, अमेरिका के इतिहास का शायद सबसे ठंडा पड़ चुका मामला। बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है 1957 में। फिलाडेल्फिया का एक इलाका, फॉक्स चेज, सस्क्वेहना रोड के पास, थोड़ी जंगली सी जगह। हाँ, और वहां फरवरी के महीने में, ठंड का टाइम, किसी को एक बक्सा मिलता है। सबसे पहले तो कहते हैं एक लड़के ने देखा था। वो वहां शायद खरगोश पकड़ने के लिए अपने जाल चेक कर रहा था। अच्छा। हाँ, पर उसने बक्से में देखा, डर गया और किसी को बताया ही नहीं, भाग गया वहां से। अरे, मतलब अगर वो बता देता तो खैर। खैर, फिर कुछ दिन बाद 25 फरवरी को एक कॉलेज स्टूडेंट था, जॉन स्टैकोविक, वो वहां से गुजर रहा था। और उसने देखा वो बक्सा। हाँ, झाड़ियों में पड़ा हुआ एक बड़ा सा कार्डबोर्ड का डिब्बा। पहले तो उसे लगा शायद कोई डॉल वगैरह फेंकी होगी किसी ने। लेकिन उन दिनों ना एक लड़की मैरी जेन बाकर, वो लापता थी, उसकी खबरें चल रही थीं, तो इसे थोड़ा शक हुआ कि कहीं ये वो लड़की तो नहीं। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो वो अगले दिन फिर गया, ध्यान से देखा, और तब उसे समझ आया कि ये डॉल नहीं है, ये तो एक बच्चे की लाश है। ओह, उसने फौरन पुलिस को फोन किया होगा फिर। बिल्कुल। पुलिस आई और वो मैरी जेन बाकर वाला केस अलग था, उसका इससे कोई लेना देना नहीं निकला बाद में। तो पुलिस को क्या मिला मौके पर? वही बक्सा। हाँ, वो ये भूरे रंग का कार्डबोर्ड बॉक्स, और उस पे ना जेसी पेनी लिखा हुआ था। उस जमाने का बड़ा स्टोर था अमेरिका में। जेसी पेनी? हाँ। अच्छा, और वो बक्सा कुछ चीज का था? मतलब खाली डिब्बा था? नहीं, वो असल में एक बैसिनेट का डिब्बा था। मतलब जो छोटे बच्चों का पालना होता है ना, उसका पालने का डिब्बा। और उसके अंदर का मंजर मतलब बहुत भयानक था। एक छोटे से बच्चे का शरीर, बिना कपड़ों के, बस एक पुराने से प्लैड पैटर्न वाले कंबल में लिपटा हुआ। बच्चे की उम्र क्या रही होगी? अंदाजा लगाया गया कि शायद 4 से 6 साल का होगा। लेकिन बाद में जब पहचान हुई, हाँ, तो पता चला वो सिर्फ 4 साल का था। सिर्फ 4 साल। और उसकी हालत कुछ पता चला? हालत बहुत खराब थी। कद करीब 40 इंच, हाँ। पर वजन सिर्फ 13-14 किलो। साफ दिख रहा था कि बच्चा सिवियरली मैलनरिश था, मतलब बुरी तरह कुपोषण का शिकार। हे भगवान। और सिर्फ कुपोषण या कुछ और भी? नहीं, और भी बहुत कुछ था। उसके पूरे शरीर पर, खासकर सिर और चेहरे पर, चोटों के बहुत सारे निशान थे, जैसे जैसे उसे बहुत मारा गया हो, बेरहमी से। ताजी चोटें थी या पुरानी? दोनों तरह की, कुछ हाल की चोटें थीं और कुछ पुरानी भी लग रही थीं। ऑटोप्सी में मौत की वजह बताई गई ब्लंट फोर्स ट्रॉमा। ब्लंट फोर्स ट्रॉमा मतलब किसी भारी चीज से मारा गया था, बार बार। हाँ बिल्कुल, किसी भोथरी भारी चीज से। और भी कुछ अजीब निशान थे उसके टखने पर, जांग पर और ठुड्डी के नीचे एल शेप के निशान। एल शेप? जैसे सर्जरी के हों? हाँ, बिल्कुल वैसे ही सर्जिकल निशान लग रहे थे। और एक हाथ पर ऐसे निशान भी थे जैसे शायद कभी आईवी ड्रिप लगी हो। पता नहीं। ये तो और उलझा रहा है मामले को। और कुछ? एक और बहुत अजीब बात थी, उसके बाल हाल ही में काटे गए थे, पर बहुत ही बुरी तरह, जैसे किसी ने बस कैंची लेकर काट दियो फटाफट, बिना ध्यान दिए। अनाड़ी तरीके से? हाँ, और कटे हुए बालों के गुच्छे वो उसके शरीर पर चिपके हुए भी मिले। उसके नाखून भी काटे हुए थे करीने से, और शरीर को साफ किया गया था। साफ किया गया था? मतलब क्यों? मारने के बाद? यही तो सवाल है। और सबसे अजीब बात जो किसी की समझ में नहीं आ रही थी, उसकी उंगलियां, हाथ और पैर दोनों की। उंगलियां? क्या हुआ था उंगलियों को? वो प्रूनी थी, जैसे हम बहुत देर पानी में हाथ रखें तो स्किन सिकुड़ जाती है ना, वैसी। अच्छा, जैसे नहाने के बाद हो जाती है। हाँ, या ज्यादा देर पानी में रहने से। अब इसका क्या मतलब था? क्या उसे मारने के बाद नहलाया गया था, या वो मरने से पहले पानी में था, या ये कोई बीमारी थी? कोई नहीं जानता था। ये तो बहुत सारे सवाल खड़ी कर गया। और घटनास्थल से कुछ मिला? कोई सुराग? कुछ चीजें मिली थी पास से। एक आदमी की नीली कॉर्डरॉय कैप, एक बच्चे का स्कार्फ, और एक सफेद रुमाल जिसके कोने पर जी अक्षर कढ़ा हुआ था। जी? हाँ। इससे कुछ पता चला? किसी का नाम? नहीं, कुछ नहीं। इन चीजों से भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई, एकदम खाली हाथ। तो पुलिस के पास क्या था? एक अनजान बच्चा, एक बक्सा, कंबल, कुछ अजीब निशान और कुछ ऐसी चीजें जिनका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। पहचान कैसे होती? शुरुआत में पुलिस को उम्मीद थी, फिंगरप्रिंट्स लिए गए, रिकॉर्ड्स खंगाले गए, पर कुछ नहीं मिला, कोई मैच नहीं।
लेकिन ये केस तो बहुत बड़ा बन गया होगा, मीडिया में आया होगा। हाँ बिल्कुल, पूरे फिलाडेल्फिया और आसपास के डेलावेयर वैली इलाके में ये खबर आग की तरह फैली। मीडिया ने इसे हाथों हाथ लिया। फिलाडेल्फिया इंक्वायरर अखबार ने तो हद ही कर दी। क्या किया उन्होंने? उन्होंने बच्चे की तस्वीर के साथ 4 लाख फ्लायर्स छपवाए। 4 लाख? 1957 में ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और ये फ्लायर्स पूरे इलाके में बांटे गए, दुकानों पर, पब्लिक प्लेसेस पर, यहाँ तक कि हर घर में गैस के बिल के साथ भेजे गए कि शायद कोई पहचान ले। पुलिस ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी। जमीन आसमान एक कर दिया था। 270 पुलिस एकेडमी के रंगरूटों को उस जंगली इलाके में भेजा गया। बार बार तलाशी ली गई कि शायद कुछ और मिल जाए, कोई और सुराग। और बच्चे की पहचान के लिए तस्वीरों के अलावा पोस्टमार्टम की तस्वीरें जारी की, लेकिन उसमें बच्चे को कपड़े पहनाकर बैठा हुआ दिखाया गया। सोचा शायद इस तरह कोई उसे पहचान ले जो उसे जिंदा देख चुका हो। ताकि वो डरावनी ना लगे। हाँ, और उसका डेथ मास्क भी बनाया गया, प्लास्टर से चेहरे का सांचा लिया गया ताकि इसकी शक्ल हमेशा के लिए रिकॉर्ड में रहे। पर नतीजा? नतीजा सिफर। सैकड़ों लीड्स आईं, लोगों ने फोन किए, अलग अलग बातें बताईं। पुलिस ने हर एंगल से जांच की, अनाथालय, फॉस्टर होम्स, अस्पताल, उन सर्जिकल निशानों के आधार पर। ये भी शक था ना कि शायद हंगरी से आया कोई रिफ्यूजी बच्चा हो या कार्निवल वालों का। हाँ, ये सब थ्योरीज थी, पर सब बेकार गईं। कोई भी उस बच्चे की पहचान तक नहीं पहुंच पाया। और वो बच्चा बन गया अमेरिकाज अननोन चाइल्ड। अमेरिका का गुमनाम बच्चा, यही नाम उसकी कब्र के पत्थर पर लिख दिया गया जब उसे पहली बार दफनाया। एक पहचान जो असल में पहचान ना होने का सबूत थी। बहुत दुखद। सालों तक ये केस ऐसे ही अनसुलझा रहा, पर लोगों के दिमाग से गया नहीं होगा। कुछ ना कुछ थ्योरीज तो बनती रही होंगी। हाँ बिल्कुल, कई थ्योरीज आईं और गईं, पर 2 ऐसी थीं जिन पर काफी बात हुई, काफी जांच भी हुई। कौन सी? पहली थी फॉस्टर होम थ्योरी। इसमें एक नाम जुड़ा है, रेमिंगटन ब्रिस्टो। ये मेडिकल एग्जामिनर ऑफिस में क्लर्क थे, पर इस केस से उन्हें जुनून सा हो गया था। वो इसे सुलझाना चाहते थे। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? 1960 में उन्होंने किसी साइकिक से संपर्क किया, मतलब किसी मीडियम से, और उस साइकिक ने उन्हें पास के ही एक फॉस्टर होम की तरफ इशारा किया। साइकिक मतलब क्या पुलिस इन बातों पर यकीन करती है? करती तो नहीं है, पर ब्रिस्टो इतने जुनूनी थे कि वो खुद उस फॉस्टर होम की जांच करने पहुंच गए। और वहां एक एस्टेट सेल चल रही थी, मतलब घर का सामान नीलाम हो रहा था। और वहां उन्हें कुछ मिला? हाँ, और जो मिला वो चौंकाने वाला था। उन्हें वहां ठीक वैसा ही बैसिनेट मिला, जेसी पेनी वाला, जैसा उस बच्चे के बक्से में था, और वैसे ही प्लेड कंबल भी मिले। क्या बात कर रही हैं? ये तो बहुत बड़ा संयोग है, या शायद संयोग नहीं। ब्रिस्टो को भी यही लगा। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि बच्चा इसी घर से जुड़ा है। उनकी थ्योरी ये बनी कि ये बच्चा शायद घर के मालिक की सौतेली बेटी का था, और शायद अविवाहित माँ होने की वजह से या किसी और डर से परिवार ने उसे छुटकारा पा लिया। तो पुलिस ने जांच की इस एंगल से? हाँ, पुलिस ने जांच की, लेकिन उन्हें उस घर के सभी फॉस्टर बच्चे सही सलामत मिले। परिवार का कोई सीधा कनेक्शन साबित नहीं हो पाया। बाद में 1998 में विडॉक सोसाइटी है ना? हाँ, वो जो पुराने अनसुलझे केस सुलझाते हैं। हाँ, उन एक्सपर्ट्स ने भी इस लीड को दोबारा देखा और आखिर में इसे खारिज कर दिया। कहा कि इस थ्योरी में दम नहीं है। तो एक बड़ी उम्मीद टूट गई। और दूसरी थ्योरी सामने आई काफी सालों बाद, 2002 में। इसे एम या मार्था थ्योरी कहते हैं। मार्था थ्योरी, ये क्या थी? एक महिला जिसकी पहचान गुप्त रखी गई, उसे एम या मार्था कहा गया, वो पुलिस के पास आई और उसने एक बहुत ही डिस्टर्बिंग कहानी सुनाई। क्या कहानी थी? उसने कहा कि उसकी माँ ने 1954 की गर्मियों में इस बच्चे को खरीदा था उसके असली माँ बाप से, और उसने बच्चे का नाम जॉनथन बताया। खरीदा था बच्चे को? ये कैसे मुमकिन है? यही उसने दावा किया, और उसने ये भी कहा कि उसकी माँ उस बच्चे पर बहुत अत्याचार करती थी, मारती पीटती थी और शायद यौन शोषण भी करती थी। हे भगवान। और फिर उसने बताया कि एक रात बच्चे ने बेक्ड बीन्स खाए थे और उल्टी कर दी। इस बात पर उसकी माँ को इतना गुस्सा आया कि उसने बच्चे को पीट कर मार डाला। सिर्फ बेक्ड बीन्स उल्टी करने पर? ये तो वहशीपन है। हाँ, और एम ने ये भी बताया कि मारने के बाद माँ ने बच्चे को नहलाने की कोशिश की थी। नहलाने की? तो क्या वो प्रूनी उंगलियां? हाँ, पुलिस को लगा कि शायद ये उन सिकड़ी हुई उंगलियों की वजह हो सकती हैं। और एक और बात थी जिसने पुलिस को चौंकाया। क्या? बच्चे के पेट की ऑटोप्सी में वाकई बेक्ड बीन्स के अंश मिले थे। सच में?
ये तो एम की कहानी को सपोर्ट करता है। हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट था। पुलिस को लगा कि शायद इस बार उन्हें कुछ मिल गया है। कहानी विश्वसनीय लग रही थी। लेकिन कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। हाँ, 2 दिक्कतें थीं। पहली, एम की खुद की मेंटल हेल्थ की हिस्ट्री थी, तो उसकी गवाही पे थोड़ा शक था। अच्छा। और दूसरी, जब पुलिस ने आस पड़ोस में तहकीकात की तो किसी भी पड़ोसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि उस घर में कभी कोई छोटा लड़का रहा भी था। मतलब कोई और सबूत नहीं मिला एम की कहानी का। तो ये लीड भी ठंडी पड़ गई। हाँ, ये रास्ता भी बंद हो गया। इसके अलावा भी छोटी मोटी थ्योरीज थीं। एक फोरेंसिक आर्टिस्ट थे, फ्रैंक बेंडर। उन्हें लगा कि शायद बच्चे को लड़की की तरह पाला गया हो। लड़की की तरह? क्यों? वो अजीब सा हेयर कट और आईब्रोज जो थोड़ी संवारी हुई लग रही थी, उसके आधार पर उन्होंने 2008 में एक स्केच भी बनाया था जिसमें बच्चे के बाल लंबे दिखाए थे। पर ये सब अटकलें ही रहीं। मतलब सालों साल, दशकों तक कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसा लगने लगा होगा कि ये बच्चा हमेशा गुमनाम ही रहेगा। बिल्कुल, ऐसा ही लग रहा था। लेकिन फिर, जैसा अक्सर होता है, टेक्नोलॉजी एक उम्मीद बनकर आई। डीएनए टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली, डीएनए। पहली कोशिश 1998 में हुई थी, जब वेडॉक सोसाइटी ने केस दोबारा खोला था। बच्चे के शव को कब्र से निकाला गया, मतलब एक्सह्यूम किया गया, और उसके दांत से डीएनए सैंपल लिया गया, उसे कोडिस डेटाबेस में डाला गया। कोडिस मतलब जो नेशनल क्राइम डेटाबेस होता है अमेरिका का। और कोई मैच मिला? नहीं, कोई मैच नहीं। ये एक बड़ी निराशा थी। लेकिन फिर कहानी बदली। हाँ, फिर आई असली क्रांति, फोरेंसिक जेनेटिक जीनियोलॉजी, एफजीजी। ये वो तकनीक है जिसने हाल के सालों में कमाल कर दिया है। कितने ही पुराने ठंडे पड़ चुके केस सुलझा दिए हैं। गोल्डन स्टेट किलर जैसा केस भी इसी से सुलझा। तो फिलाडेल्फिया पुलिस ने सोचा कि इसे बॉय इन द बॉक्स पर इस्तेमाल किया जाए। हाँ, करीब 2018 के आसपास पीपीडी के फोरेंसिक साइंस ऑफिस ने प्रोग्राम शुरू किया, और ये केस उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर था। उम्मीद की एक पतली सी लेकिन मजबूत किरण। तो इसके लिए फिर से बच्चे के शव को निकालना पड़ा होगा। हाँ, अप्रैल 2019 में दूसरी बार, ताकि बेहतर क्वालिटी का ज्यादा डीएनए सैंपल मिल सके, जो इस नई तकनीक के लिए जरूरी था। पर यह आसान नहीं रहा होगा। 60 साल से ज्यादा पुराने सैंपल से डीएनए निकालना। बिल्कुल आसान नहीं था। डीएनए बहुत बुरी हालत में था, डिग्रेडेड था। उससे काम लायक जेनेटिक डेटा, जिसे एसएनपी डेटा कहते हैं, वो निकालने में ही करीब 2.5 साल लग गए। 2.5 साल सिर्फ डेटा निकालने में? हाँ, 2.5 साल। ये बहुत मुश्किल काम था। और यहाँ पर रोल आता है जेनेटिक जीनियोलॉजिस्ट्स का, खासकर कोलिन फिट्जपैट्रिक और उनकी टीम आइडेंटिफाइंडर्स इंटरनेशनल की मिस्टी गिलिस का। ये लोग इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने क्या किया उस एसएनपी डेटा का? उन्होंने उस डीएनए प्रोफाइल को पब्लिक जेनेटिक डेटाबेस में अपलोड किया, जैसे जीडी मैच है, फैमिली ट्री डीएनए है। ये वो वेबसाइट्स हैं जहां लोग अपनी फैमिली हिस्ट्री जानने के लिए अपना डीएनए टेस्ट करवाते हैं और डेटा अपलोड करते हैं। अच्छा, तो वहां मैच ढूंढने की कोशिश की? हाँ, और उन्हें मैच मिला। बच्चे की माँ की तरफ से एक दूर की कजिन मिली, बहुत दूर की रिश्तेदार। पर ये तो बस एक धागा था, इससे पूरी पहचान कैसे हुई? यहीं से असली जासूसी का काम शुरू हुआ। उन्होंने उस कजिन और उसके रिश्तेदारों की मदद से, पब्लिक रिकॉर्ड्स की मदद से धीरे धीरे फैमिली ट्री बनाना शुरू किया। पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे गए, रिश्तेदार ढूंढे, माँ की साइड को ट्रेस किया। और पिता की साइड? जब माँ की साइड की पहचान लगभग पक्की हो गई, तब उन्होंने कोर्ट से इजाजत ली वाइटल रिकॉर्ड्स हासिल करने की, मतलब जन्म और मृत्यु के सरकारी सर्टिफिकेट। और उन्हें मिल गया। उन्हें उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया। बर्थ सर्टिफिकेट 65 साल बाद? ओह माय गॉड, ये तो कमाल है। हाँ, ये वही पल था जिसका सबको इंतजार था। उस सर्टिफिकेट पर बच्चे का नाम था, उसकी माँ का नाम था और उसके पिता का नाम भी था। मतलब पहचान हो गई? लगभग। इसके बाद पिता की साइड के रिश्तेदारों को ढूंढकर उनसे डीएनए सैंपल लेकर मैच किया गया, और तब जाकर पहचान 100% कंफर्म हुई। ये समझना जरूरी है कि ये एफजीजी तकनीक पुरानी डीएनए मैचिंग से बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ सीधा मैच नहीं ढूंढती, ये खानदान का नक्शा बनाती है। और फिर दुनिया को बताया गया 8 दिसंबर 2022, वो तारीख। हाँ, फिलाडेल्फिया पुलिस कमिश्नर डेनियल आउटलॉ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सालों का इंतजार खत्म हुआ। उन्होंने बताया कि अमेरिकाज अननोन चाइल्ड का नाम है जोसेफ ऑगस्टस ज़रेली। जोसेफ ऑगस्टस ज़रेली। जन्म 13 जनवरी 1953, मौत के वक्त उम्र 4 साल। आखिरकार इतने सालों बाद उसे उसका नाम वापस मिल गया। उसके माँ बाप, क्या हुआ उनका? क्या वो जिंदा पकड़े गए? नहीं, दोनों की मौत हो चुकी है।
माँ का नाम था मेरी एलिजाबेथ एबल, शादी के बाद प्लंकेट। उनकी मौत 1991 में हुई थी। और पिता थे ऑगस्टस जॉन ज़रेली, जिन्हें गस कहते थे। उनकी मौत 2014 में हुई 87 साल की उम्र में। और ये दोनों शादीशुदा नहीं थे? के सौतेले भाई बहन आज जिंदा हैं। ओह, उनके लिए ये कितने शौकाने वाली खबर रही होगी। हाँ, पुलिस ने उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए उनके नाम वगैरह नहीं बताए। माँ बेट्सी के बारे में कहते हैं काफी सुंदर थीं, स्केटिंग, डांसिंग पसंद था। पिता गस पहले मेसन थे, मतलब राजमिस्त्री, पर बाद में कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में काफी सफल हो गए थे। और ये भी पता चला कि जोसेफ कहाँ रहता था? हाँ, वेस्ट फिलाडेल्फिया में 61st और मार्केट स्ट्रीट के पास। ज़रेली परिवार भी उसी इलाके में रहता था, कैलो हिल स्ट्रीट पर। लेकिन इस पहचान के साथ एक और कहानी जुड़ी है ना, बेट्सी की एक और बच्ची के बारे में। हाँ, ये भी एक चौंकाने वाली बात पता चली कि बेट्सी ने जोसेफ के जन्म से पहले 1950 में एक बेटी को जन्म दिया था और उसे गोद दे दिया था। शायद किसी कैथोलिक संस्था के जरिए को भी गोद दे दिया हो, या वो उनके साथ नहीं रहता था। ये बहुत बड़ा सवाल है। एक कजिन ने अंदाजा लगाया है कि शायद ऐसा हुआ हो, क्योंकि अगर वो माँ बाप के साथ रह रहा था तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई गई, उसे पहचाना क्यों नहीं गया। सही बात है। तो पहचान मिलना अंत नहीं था, ये तो बस एक चैप्टर खत्म हुआ। असली सवाल तो अब शुरू हुए हैं। बिल्कुल, जोसेफ को किसने मारा, क्यों मारा, उन आखिरी दिनों में उसके साथ क्या हुआ था, वो चोटें, वो कुपोषण, वो कटे हुए बाल, वो पानी में भीगी उंगलियां, इन सब का क्या मतलब है। पुलिस का क्या कहना है इस पे? क्या उन्हें कोई शक है किसी पर? पुलिस ने कहा है कि उनके सस्पिशंस हैं, मतलब उन्हें कुछ अंदाजा है कि कौन जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन वो इसे पब्लिक नहीं कर सकते क्योंकि जांच चल रही है। पर वो मानते हैं कि इतने सालों बाद सबूत जुटाना, केस बनाना, ये एक अपहिल बैटल है, बहुत मुश्किल काम। कैप्टन जेसन स्मिथ ने कहा भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शायद कभी गिरफ्तारी न हो पाए, शायद कातिल की पहचान न हो पाए, पर वो कोशिश पूरी करेंगे। हाँ, और अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कोई पुराना पड़ोसी, कोई रिश्तेदार जो अब बूढ़े हो चुके होंगे, 70-80 साल के, वो शायद कुछ याद करके बताएं, जिसने बच्चे को देखा हो या उस परिवार के बारे में कुछ सुना हो। परिवारों का क्या रिएक्शन रहा, जरेली और अबेल परिवार का? ज़रेली परिवार ने अपने वकील के जरिए बयान दिया कि वो सब सुनकर स्तब्ध हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर बहुत भला बुरा कहा जा रहा है, जो गलत है, और ऐसा कोई सबूत नहीं है कि गस ज़रेली को बच्चे के बारे में पता भी था या वो किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने में शामिल थे। और एबेल परिवार, मतलब माँ की तरफ से? माँ बेट्सी के एक रिश्तेदार ने भी हैरानी जताई। कहा कि उन्हें यकीन नहीं होता कि बेट्सी ऐसी क्रूरता कर सकती थी। कहा कि उसके दिल में क्रूरता नहीं थी। तो मतलब पहचान मिलने से मामला सुलझने के बजाय और उलझ गया है। दुख, सवाल, अटकलें, रेडिट वगैरह पर तो लोग पता नहीं क्या क्या थ्योरीज बना रहे होंगे। हाँ, वो तो है, लेकिन सच क्या है ये शायद कभी पूरी तरह सामने ना आ पाए। इस पूरी कहानी में विडोक्स सोसाइटी का रोल भी अहम रहा है। उन्होंने इस केस को कभी मरने नहीं दिया। हाँ, खासकर उनके फाउंडर बिल फ्लीशर, वो बचपन से इस केस के बारे में जानते थे। और सोसाइटी आज भी पुलिस के साथ काम कर रही है नई लीड्स पर। और जोसेफ की अपनी कहानी, उसे दफनाया कहाँ गया था शुरू में? पहले उसे शहर के पॉटर फील्ड में दफनाया गया था, मतलब जहां लवारिस लाशें या बहुत गरीब लोगों को दफनाते हैं, गुमनाम कब्र। लेकिन 1998 में जब पहली बार शव निकाला गया, उसके बाद उसे आइवी हिल सिमेट्री में एक अच्छी जगह पर दोबारा दफनाया गया। बाकायदा कॉफिन, हेडस्टोन, सब कुछ लोगों ने दान दिया था। और सालों तक लोग उसकी उस गुमनाम कब्र पर फूल और खिलौने रखते रहे, है ना? के कब्र पर एक नया हेडस्टोन लगाया गया जिस पर उसका असली नाम जोसेफ ऑगस्टस ज़रेली और उसकी एक प्यारी सी तस्वीर भी थी। आखिरकार अंधेरे से निकलकर उसे अपनी पहचान मिली। ये सुनकर थोड़ा सुकून मिलता है। हाँ, और जोसेफ की कहानी शायद दूसरों के लिए भी उम्मीद लाएगी। फिलाडेल्फिया पुलिस उसी FGG तकनीक से उसी पॉटरफील्ड में दफन 8 और अज्ञात लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। बच्चे भी हैं, बड़े भी। हाल ही में सितंबर 2024 में उनके अवशेष निकाले गए हैं। मतलब शायद उन गुमनाम लोगों को भी जल्दी उनका नाम वापस मिल जाए। उम्मीद तो यही है। जोसेफ समेत अब तक 7 लोगों की पहचान उस पॉटरफील्ड से हो चुकी है। ये एक धीमी लेकिन जरूरी प्रक्रिया है। Okay, so we hope you liked today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel, Phantom Dastan. टेक्नोलॉजी ने यकीनन एक चमत्कार किया है। जोसेफ को 65 साल बाद उसका नाम लौटा दिया।
लेकिन क्या हम कभी जान पाएंगे कि उसकी 4 साल की छोटी सी जिंदगी में क्या दुख थे, क्या दर्द था? कौन था वो जिसने इतनी बेरहमी से उसकी जान ली? या फिर ये केस हमें हमेशा ये याद दिलाता रहेगा कि न जाने ऐसे कितने और जोसेफ हैं, कितने और गुमनाम चेहरे हैं जो बस अपनी पहचान और इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं।